Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. हेलो एवरीवन। आज हमारा वेक्टर का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने बहुत ढेर सारी बातें कर ली थी। लास्ट में हमने यूनिट वेक्टर पढ़ा था, है ना। अब हम थोड़ी सी और आगे बात करते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी हमारे वेक्टर्स के कुछ बाकी रह गए थे, उस पर चर्चा करते हैं। तो दो हमने पढ़ चुका था, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, और साथ ही साथ मैंने यूनिट वेक्टर की भी चर्चा की थी, है ना। आज बेसिकली हम करेंगे यूनिट वेक्टर पर ही, लेकिन इसका नाम दूसरा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। क्या बोला गया? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब बात करते हैं कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है क्या, है ना। सबसे पहले टर्म समझते हैं कि ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बात समझते हैं कि ऑर्थोगोनल का मतलब बेसिकली यहाँ पर है क्या, है ना। जैसे आपने परपेंडिकुलर नाम सुना होगा अपनी जिंदगी में, है ना। परपेंडिकुलर का मतलब जब दो चीजें क्या हो, परपेंडिकुलर हो, एट 90 डिग्री टू ईच अदर। जब कभी भी दो चीजें एट 90 डिग्री टू ईच अदर होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर है। उसी का दूसरा नाम है ऑर्थोगोनल। दोनों का मतलब एक ही होता है ना। अब दोनों कोई भी चीजें का क्या मतलब होता है, हो सकता है वो दो लाइंस हो सकता है वो दो वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है वो दो स्फीयर्स हो। स्फीयर्स भी 90 डिग्री पर होते हैं। अब आप सोचेंगे कैसे 90 डिग्री, अब जब मैथ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे 90 डिग्री पर होता है ना। तो ये सब टर्म है। बेसिकली ऑर्थोगोनल का मतलब तो होता है 90 डिग्री। और यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर, तो नाम से ही पता चल रहा है ना। मतलब कि कुछ चीजें यहाँ पे टर्मिनोलॉजी जो है ढेर सारी है हमारे पास, मतलब कई टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, ढेर सारे वेक्टर्स के नाम है। लेकिन उन नाम के साथ साथ एक चीज और छुपी हुई है कि बहुत जल्दी वो याद हो जाता है, क्योंकि उनके नाम में ही उनका डेफिनेशन छुपा होता है, उनका मतलब छुपा होता है। यहाँ पे क्या है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ऐसा यूनिट वेक्टर जो एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या बोला मैंने, ऐसा यूनिट वेक्टर जो एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो हमें पता है कि हमारे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं वो थ्री होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीन हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। अब अगर हम बात करें कि यूनिट वेक्टर की, तो ये तीन तीन हमारे क्या होते हैं, तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। ये जेड एक्सिस बाहर की तरफ होता है। अगर ऐसा यूनिट वेक्टर जो एक्स एक्सिस की तरफ एक्ट कर रहा हो, वाई एक्सिस की तरफ एक्ट कर रहा हो और जेड एक्सिस की तरफ एक्ट कर रहा हो, तीनों क्या कहलाएंगे, वो तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर कहलाएंगे। और अगर 90 डिग्री पर कहलाएंगे तो उन्हीं को क्या बोला जाएगा, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हो, कोई भी एक्सिस हो सकता है, लेकिन वो हमेशा क्या होने चाहिए, 90 डिग्री पर होने चाहिए। तो उनको एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहेंगे। यहां मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं जो आपको पता है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। और अगर ये 90 डिग्री पर होते हैं तो इसके अलाउंग जो वेक्टर्स होंगे वो वेक्टर्स भी क्या होंगे, 90 डिग्री पर होंगे, तो उन्हें ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स बोलेंगे। और इसका एक फिक्स नाम है कि जो भी यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा लगेगा उसको आई कैप कहेंगे, और जो भी यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस के डायरेक्शन में लगेगा उसे जे कैप कहेंगे, और जो भी यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस होगा उसे के कैप कहेंगे। दैट्स इट। मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप। वाई एक्सिस के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, जे कैप। जेड एक्सिस के डायरेक्शन मतलब बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, के कैप। दैट्स इट। और ये तीनों एक दूसरे के क्या है, 90 डिग्री पर है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। और साथ ही साथ इनका मैग्नीट्यूड भी वन होगा, क्योंकि भाई साहब ये तो यूनिट वेक्टर है। तो हम क्या बोलेंगे, हम सिंपल बोलेंगे मॉड ऑफ आई, मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ जे कैप, मॉड ऑफ के कैप। तीनों का यूनिट, सॉरी, मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड वन होगा। ये तो बात हो गई हमारे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की। अब कुछ और टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। टर्मिनोलॉजी नंबर 4। टर्मिनोलॉजी नंबर 4 क्या कहता है कि पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स।
अब पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है समझते हैं। नाम नहीं छुपा है, मैंने जैसे कि पहले बोला नाम में ही उसका मतलब छुपा होता है। मतलब ऐसे वेक्टर्स एक दूसरे के जो पैरेलल हो। और अगर देखेंगे तो पांचवा नंबर मैं लूंगा एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो। तो पैरेलल का क्या मतलब है, जैसे मैंने बोला दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो इसका क्या मतलब होगा बताइए, इनके बीच में एंगल कितना होगा। तो सिंपल सा आंसर है, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। ठीक है, एकदम टिप्स पे याद होना चाहिए। वेन एवर टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर एंगल देन एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज इक्वल टू 0, हमेशा 0 होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये मैंने इस तरीके से मैंने दो वेक्टर्स बना दिए, ये ए वेक्टर्स हो गया और ये आपका बी वेक्टर हो गया, मतलब कोई दूसरा वेक्टर। दिस इज द ए वेक्टर, सिंबॉलिक फॉर्म में ए वेक्टर्स दिखाया जाता है और ये सिंबॉलिक फॉर्म में बी वेक्टर्स दिखाया जाता है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इस तरीके से। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर। ठीक है, क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या है, 0 है। इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पैरेलल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन नहीं भी हो तो आप मना नहीं करेंगे, आप उनको पैरेलल वेक्टर्स बोल देंगे, क्योंकि नाम ही है पैरेलल। तो ये पैरेलल होना चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल होने का क्या मतलब, पैरेलल होने का मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो हम यहां क्या बोल सकते हैं कि जो ए का यूनिट वेक्टर होगा वही बी का यूनिट वेक्टर होगा। मतलब कहने का कि यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ बी, बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पैरेलल के बारे में बात कर रहा है। इसी तरीके से अगर पांचवी टर्मिनोलॉजी की अगर मैं बात करूं, पांचवी टर्मिनोलॉजी की, तो पांचवी टर्मिनोलॉजी में क्या लिखूंगा, पांचवा टर्मिनोलॉजी में लिखने वाला हूं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। उसको स्लोगन के फॉर्म में आप बना लीजिएगा, है ना, उस पर बात नहीं करते, स्लोगन के फॉर्म में आप उसको बना लेंगे कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होगा। ठीक है, तो मैं बात करूंगा सीधा पांचवा नंबर पे, सीधा मैं बात करूंगा पांचवा नंबर पे। चलिए चौथा नंबर आप डाल लीजिएगा, एंटी पैरेलल वेक्टर्स जो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक, एक ऐसे होगा, एक वेक्टर ऐसे होगा, तो दूसरा वेक्टर पक्का है जस्ट ऑपोजिट होगा। इनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। यहाँ पे इनके बीच का एंगल, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री, और यहाँ पे इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। पांचवें नंबर भी बात करते हैं, पांचवा नंबर है इक्वल वेक्टर। क्या बोला, इक्वल वेक्टर्स। ये थोड़ा सा अच्छा है और कई बार काम आता है, जाने अनजाने में कई बार हमारे फिजिक्स में काम आता है, पूरी फिजिक्स में, चाहे वो क्लास 11th हम पढ़ रहे हो, चाहे वो क्लास 12th पढ़ रहे हो, ये जाने अनजाने बार बार काम आता है। इसलिए इसको हम घूट जाते हैं, समझ लेते हैं कि होता है क्या है बेसिकली, है ना। भूलिएगा नहीं इसे, टिप्स पे, एक ये टिप्स पे उतारना है, इसके आगे वाले, है ना। कुछ कुछ चीजें हैं जो टिप्स पे अपने उतारना है कि हाँ ये हमेशा ये याद ही होना चाहिए। जैसे सिंपल सी बात अगर मैं कहूँ कि पैरेलल वेक्टर्स आपने पढ़ा है कि इनका मैग्नीट्यूड सेम भी हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ पर इनके मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे, इनके डायरेक्शन भी सेम होंगे। दैट इज बेसिकली इक्वल वेक्टर। क्योंकि जब कभी भी हम किसी एक चीज को दूसरी चीज के इक्वल कहते हैं तो इसका मतलब इसका हर चीज इसके हर चीज के बराबर होना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं सर आप, हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर इक्वल वेक्टर्स लिखा हुआ है तो वेक्टर के पास दो ही जायदाद है, एक है डायरेक्शन और एक आपका क्या है, मैग्नीट्यूड। तो अगर दो वेक्टर्स अगर वो इक्वल हैं एक दूसरे के, इसका मतलब दोनों की जायदाद एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। अगर इक्वल हैं तो दोनों की जायदाद बराबर होनी चाहिए, दैट मीन्स दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। अगर दो वेक्टर्स का डायरेक्शन भी सेम हुआ और मैग्नीट्यूड भी सेम हुआ, उस दिन भाई साहब आपको हम इक्वल वेक्टर बोल देंगे, दैट्स इट, दिस इज द इक्वल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर अलग बात है, इक्वल वेक्टर अलग बात है। इसमें हमेशा डायरेक्शन तो सेम होगा ही होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, मस्ट है, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, मस्ट है ना। तो दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड
सेम डायरेक्शन, दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, एंड सेम डायरेक्शन। सर कोई एग्जांपल देंगे क्या? हाँ, एग्जांपल देने की बहुत आदत है मुझे, है ना, तो मैं एग्जांपल आपको देता हूं। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आपको समझाता हूँ इक्वल वेक्टर है क्या, उसके बाद फिर एग्जांपल देते हैं रियल लाइफ का, कि रियल लाइफ का आपका एग्जांपल क्या हो सकता है इक्वल वेक्टर का। चलिए, जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि एक वेक्टर है ए जो कि राइट वर्ड डायरेक्शन में है, इसे मैंने स्मॉल ए से दिखाया, और एक वेक्टर है बी, लेकिन ये दूसरा वेक्टर है, ध्यान दीजिएगा, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, दोनों अलग अलग वेक्टर हैं, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसीलिए दे आर इक्वल वेक्टर्स, इसलिए दोनों क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर्स, है ना। तो मैंने क्या बोला, अगर ये इक्वल वेक्टर है तो इनके मैग्नीट्यूड भी सेम होने चाहिए, मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम, मतलब इनका मॉडुलस सेम होगा, एंड साथ ही साथ अलॉन्ग विथ इनका यूनिट वेक्टर भी सेम होगा, ए कैप इज इक्वल टू बी कैप। सर कोई एग्जांपल दीजिए ना, लीजिए ना, एग्जांपल लीजिए ना, कि सपोज एक बालक है राम, और वो रोड पर निकलता है सब्जी लेने। एक बालक है राम, वो निकलता है रोड पर सब्जी लेने, कितने वेलोसिटी से? वो वेलोसिटी उसका है 10 मीटर पर सेकेंड। एक दूसरा बालक है श्याम, इसी के घर के जस्ट सामने रहता है, और जब वो निकलता है तब वो भी निकलता है, और जब वो दोनों निकलते हैं तो दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं, सेम डायरेक्शन में अगर चलते हैं तो सेम वेलोसिटी से चलते हैं, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड। क्या दोनों की वेलोसिटी सेम है? यस सर। क्या दोनों आदमी अलग हैं? यस सर। अगर दोनों आदमी अलग हैं तो उनकी अलग अलग वेलोसिटी हुई, लेकिन वो जो अलग अलग वेलोसिटी थी वो दोनों बराबर थे, उनका मैग्नीट्यूड भी, उनका डायरेक्शन भी, इसीलिए दे हैव इक्वल वेक्टर्स, दोनों के पास इक्वल वेक्टर है। समझ गए बात? तो ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम स्पीड से जा रहे हैं, तो उनकी वेलोसिटी सेम हुई, दैट मीन्स उनकी वेलोसिटी वेक्टर सेम है। तो अगर मैं इसे बोलूं v1, इसे बोलूं v2, तो मॉड ऑफ v1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ v2, और v1 कैप इज इक्वल टू v2 कैप, तो उस दिन हम क्या बोलेंगे? जब दोनों सेम है भाई साहब, तो सीधा सीधा ऐसे बोलो, सीधा सीधा कैसे बोलो? ऐसे बोलो कि a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर, सीधा सीधा ऐसे बोला जाता है। जब दोनों सेम है, जब डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो सीधा ऐसे लिखो, ए के ऊपर वेक्टर लगाओ इज इक्वल टू बी के ऊपर वेक्टर लगाओ। ए वेक्टर का क्या मतलब है? डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों। बी वेक्टर का क्या मतलब है? डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों, दोनों बराबर है तो बराबर लिख दिया। लेकिन पैरेलल वेक्टर्स में ऐसा नहीं कर सकते थे कि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर लिख दिया, उसमें सिर्फ एक चीज बराबर थी और वो श्योर थी कि डायरेक्शन बराबर होगा, मैग्नीट्यूड हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? 6th नंबर। 6th नंबर की अगर हम बात करें तो 6th नंबर हमारा क्या है? निगेटिव वेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला मैंने? निगेटिव वेक्टर। नंबर 6, निगेटिव वेक्टर्स। अब निगेटिव वेक्टर्स की बात करें तो निगेटिव वेक्टर्स क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कुछ निगेटिव होगा, है ना। देखो क्या हो सकता है, मैग्नीट्यूड तो निगेटिव हो नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है, दिमाग लगाओ। मैग्नीट्यूड तो निगेटिव हो नहीं सकता। निगेटिव का मतलब एक होता है माइनस, एक होता है उल्टा, ठीक है। मैग्नीट्यूड थोड़ी ना उल्टा कर दोगे, बोलो 6 को 9 कर दिया 6 को 9 नहीं करना है ना। मैग्नीट्यूड उल्टा नहीं करना है। क्या उल्टा हो सकता है?
डायरेक्शन, यस, डायरेक्शन ही उल्टा हो सकता है। मतलब कि हेडिंग देख के दिमाग लगाओ ना, बहुत आसान है, चीजें बहुत आसान होती, बस समझने का तरीका अलग होता है। तो नेगेटिव वेक्टर्स, अब सुनो मेरी बात, मैं क्या कहने वाला हूं कि ऐसे वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट हो, दैट इज बेसिकली नोन एज नेगेटिव वेक्टर्स। क्या बोला, फिर से बोलिए सर। ऐसे वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शंस जस्ट अपोजिट हो, दैट इज बेसिकली नोन एज नेगेटिव वेक्टर्स। तो कहने का मतलब ये कि अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप दिखाते हैं सर, तो आप शायद ऐसे दिखाएंगे, एक राइट साइड दिखाएंगे और एक लेफ्ट साइड दिखाएंगे। सही समझ रहे हैं आप कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। स्मॉल से दिखा दो, उधर दिखाए हो स्मॉल से, तो ये आपका स्मॉल ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। बहुत अच्छे से आप देखें, बहुत अच्छे से आप देखें तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर तो है, लेकिन डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट है। ए कैप बी कैप के बराबर नहीं है, ए कैप बी कैप के बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। मतलब अगर राइट साइड एक होगा तो लेफ्ट साइड दूसरा होगा, और अगर लेफ्ट साइड पहला होगा तो राइट साइड दूसरा होगा। मतलब जस्ट ऑपोजिट हो गया। और अगर मैं कहूं कि राइट वाले को प्लस कहो तो लेफ्ट वाले को क्या कहोगे, माइनस। राइट वाले डायरेक्शन को अगर प्लस डायरेक्शन मानोगे तो मजबूरी है लेफ्ट को माइनस मानना पड़ेगा, और अगर लेफ्ट वाले को प्लस मान लो तो उसी तरीके से राइट वाले को माइनस मानना पड़ेगा। कन्वेंशन है, जैसे आपने एक्स वाई जेड एक्सिस में पढ़ा था, प्लस एक्स एक्सिस राइट में माना तो माइनस आपकी मजबूरी थी, लेफ्ट में मानना पड़ता। प्लस वाई एक्सिस ऊपर माना, मजबूरी है हमारी, नीचे मानना पड़ेगा निगेटिव एक्सिस, वो भी वाई वाला। तो ये चीज है। तो अगर मैं डायरेक्शंस को बराबर करना चाहता हूं, डायरेक्शंस को बराबर करना चाहता हूं, मैं क्या लिखूं कि ए कैप, चलो ठीक है, ए कैप बी कैप के बराबर तो नहीं है, लेकिन अगर बी कैप में मैं अगर माइनस लगा दूं तब ये बराबर हो जाएगा। बी कैप में अगर ये माइनस लगा दूं तब ये बराबर हो जाएगा, है ना। बी कैप में अगर मैं माइनस लगा दूं तब ये बराबर हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए जैसे सिंपल से अगर मैं बात बोलूं, ये ए वेक्टर है, ये क्या है, ए वेक्टर है। तो जिस दिन ये राइट साइड में अगर जाएगा, मतलब जिस दिन ये राइट साइड में लगेगा तो इसे मैं बोलूंगा ए वेक्टर, और जिस दिन ये लेफ्ट साइड में लगेगा तो उसे मैं बोलूंगा माइनस ए वेक्टर। क्यों? क्योंकि मैं फिक्स कर दिया कि अगर ये राइट साइड में लगेगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है तो प्लस ए वेक्टर, और लेफ्ट साइड में लगेगा तो माइनस ए वेक्टर। इससे डायरेक्शन का पता चल जाएगा, इससे डायरेक्शन का पता चल जाएगा। जैसे मैंने बोला कि एक आदमी अगर 10 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से जा रहा है राइटवर्ड डायरेक्शन में, और एक आदमी जा रहा है उसी वेलोसिटी से लेफ्ट डायरेक्शन में, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक को मैं 10 मीटर पर सेकंड बोलूंगा, एक को मैं माइनस 10 मीटर पर सेकंड बोलूंगा। समझ रहे हैं बात? ये चीज है। तो मैं कह रहा हूं कि एक अगर राइटवर्ड डायरेक्शन में है तो उसको बोलूंगा 10 मीटर पर सेकंड, तो एक अगर लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा होगा एट सेम इंस्टेंट तो उसको मैं क्या बोलूंगा, माइनस 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि दोनों के वेलोसिटी को अलग करना है ना हमको। क्योंकि अगर दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, सोचो अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भाई साहब जा रहे हैं राइट में और ये भाई साहब जा रहे हैं लेफ्ट में, और सेम वेलोसिटी है दोनों की, सेम वेलोसिटी है दोनों की। तो मैंने बोला राम जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, श्याम जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो ये मैं क्या बता रहा हूं, ये मैं स्पीड बता रहा हूं, मुझे तो वेलोसिटी बतानी है। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, राम जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और राइटवर्ड डायरेक्शन में, श्याम जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। तो इस दिन आपने वेलोसिटी बोला। तो जैसे ही आप बोलते हैं राम जाता है 10 मीटर पर सेकंड से राइटवर्ड डायरेक्शन में, अरे इतना क्यों बोलते हो राइटवर्ड डायरेक्शन में, प्लस 10 मीटर पर सेकंड बोल दो ना। और श्याम जा रहा है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, लेफ्ट मत बोलो, माइनस बोल दो ना, और आसान हो गया। आसान करने के लिए प्लस माइनस यूज कर लेते हैं टू डिनोट द डायरेक्शन, ठीक है, टू डिनोट द डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शंस को बताने के लिए हम प्लस का साइन यूज करते हैं और माइनस का साइन यूज करते हैं। तो यहां मैं क्या कर लूंगा, मैं
इसके इस आदमी के वेलोसिटी को बताने के लिए मैं राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, ईस्ट वर्ड और वेस्ट न बोलकर, ईस्ट वेस्ट न बोलकर मैं सीधा क्या बोलूंगा भाई साहब, प्लस बोलो, माइनस बोलो। अगर इसे 10 मीटर पर सेकंड, इसे माइनस 10 मीटर पर सेकंड। उसी तरीके से मैंने अगर कहा कि ए वेक्टर है तो ये कौन सा होगा, अगर सेम मैग्नीट्यूड का है तो माइनस ए वेक्टर। कौन सा? माइनस ए वेक्टर, क्योंकि अगर सेम मैग्नीट्यूड दोनों का है, बस डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। अगर इस वाले डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानूं तो इस वाले डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मानूंगा, तो उस दिन बी वेक्टर का वैल्यू ही क्या है? बी वेक्टर का वैल्यू ही है माइनस में ए वेक्टर, मतलब बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस में ए वेक्टर। तो बहुत अच्छे से देखो, अगर ये डायरेक्शन ए कैप है तो ये डायरेक्शन माइनस ए कैप होगा, ये डायरेक्शन ए कैप है तो ये डायरेक्शन माइनस ए कैप होगा। और अगर माइनस ए कैप होगा मतलब बी कैप इज इक्वल टू माइनस में ए कैप, तो वही चीज तो लिखा हूं भाई, ये क्या लिखा हूं, वही चीज लिखा हूं। दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, लेकिन माइनस लगा देने के सेम हो जाएगा। ठीक है, दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं थे, जस्ट ऑपोजिट थे, है ना। किसके कारण? ड्यू टू डायरेक्शंस के कारण, इसलिए माइनस लगा दिए तो दोनों वेक्टर्स अब ये बराबर हो गए। बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर। इसका देखो, अब उल्टा पढ़ो। अब दोनों को मैं उल्टा पढ़ता हूं, यही सिखाता हूं मैं आपको। दोनों को मैं उल्टा पढ़ता हूं। अगर किसी दिन इस तरीके से लिखा रहेगा, अगर किसी दिन इस तरीके से लिखा रहेगा ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, तो मैं क्या समझूंगा? मैं समझूंगा भाई साहब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि यहां प्लस है, प्लस बी वेक्टर है। प्लस दिखाया नहीं जाता है, लेकिन है, आप समझे बात को। लेकिन अगर किसी दिन इस तरीके से लिखा होगा ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, तो उस दिन मैं समझ जाऊंगा बिना कहे कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम तो है, लेकिन डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट है ड्यू टू द माइनस। समझ गए बात? अच्छा, आइए बात करते हैं, आइए बात करते हैं। मैंने कहा, क्या कहा सर? मैंने कहा, कुछ तो कहा, हाँ, मैंने ये कहा कि v1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस में v2 वेक्टर, ये दो बॉडी की वेलोसिटी है, ये दो बॉडी की क्या है? वेलोसिटी है। v1 एंड v2 बी द वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल्स। तो v1 वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दोनों का डायरेक्शन तो अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। डायरेक्शन, ये सब ऐसे क्वेश्चंस है, ऐसे समझ लो क्वेश्चंस है ये, है ना। डायरेक्शंस ऑफ v1 एंड v2 आर जस्ट ऑपोजिट बट मैग्नीट्यूड इज सेम। मैग्नीट्यूड इनका क्या होगा? सेम होगा। इसी तरीके से अगर मैं किसी दिन ऐसे बोल दूं v1 वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर, इसका क्या मतलब? इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी आपका सेम है। बहुत अच्छी बात है सर, ये तो समझ में आया ही था। मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड MAG लिख देते हैं, मैगी मत लिख देना। मैग्नीट्यूड इज सेम along with directions भी सेम है इनके। ठीक है, अच्छा, अब देखो थोड़ा सा मैं खतरा बढ़ा देता हूं। बढ़ा दूं खतरा? देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अभी आप नए नए हो ना, अगर 12th के बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, 12th पढ़ने के बाद या 12th में हैं, तब तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन 11th के बच्चे देखेंगे, उन्हीं के लिए है भी, वैसे भी है ना, तो थोड़ा सा उनको क्या लगता है, हल्का सा टफ लगता है, क्योंकि वो अभी नए देख रहे हैं ना। एक आध दो बार देखोगे, एक आध दो बार समझोगे, पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा अच्छे से, बहुत बढ़िया समझ में आएगा, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। किसी भी चीज़ को आप नए में देखेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, किसी भी चीज़ को, चाहे वो मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे, है ना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। पहली बार आपके सामने से गुजरता है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार क्या पढ़ रहे हैं हम, है ना। उसको थोड़ा सा रिटेन करने में माइंड में समय लगता है, फिर समय के साथ वो चीज़ हो जाती है।
अब अगर हम बात करें, ये पहला है, ये दूसरा है, अब हम तीसरे की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तीसरे नंबर की। अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो मैं क्या कहूं, मैं कुछ तो कह दूं, चलो कह देता हूं, v1 इज इक्वल टू 2v2 वेक्टर। क्या इनके मैग्नीट्यूड सेम है? ना, इनके मैग्नीट्यूड सेम नहीं है ना। किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? पहले वाले की। क्यों? क्योंकि ये दूसरे वाले की दोगुनी है, 2 टाइम्स है। देखो 2 टाइम्स लिखा ना मैंने, 2 टाइम्स। तो इसका मतलब ये क्या है? दे आर पैरेलल वेक्टर्स, दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स, दे आर पैरेलल वेक्टर्स। तो क्या लिखेंगे? दे आर पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा, ये बात है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या? डायरेक्शन ऑफ बोथ v1 एंड v2 इज सेम। डायरेक्शन ऑफ बोथ v1 एंड v2 इज सेम। ठीक, चौथा नंबर की बात करता हूं। चौथा नंबर की अगर मैं बात करूं तो चौथा नंबर क्या है? चौथा नंबर है v1 वेक्टर्स इज इक्वल टू माइनस में 5 टाइम्स ऑफ v2 वेक्टर्स। व्हाट इज दिस? क्या मतलब इसका? क्या ये निगेटिव वेक्टर्स हैं? नो, निगेटिव वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, इसमें मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। अब की बार कौन ज्यादा है? अब की बार भी v1 ज्यादा है, क्योंकि माइनस साइन यहां क्या बताएगा? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में थोड़ी काउंट कर लोगे, -5 टाइम्स है। ये कौन सी बात हुई यार, है? -5 टाइम्स ना -5 टाइम्स नहीं होता है। जब भी हम कोई किसी चीज को बोलते हैं कि इतने टाइम से उतने टाइम से, तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना। नॉर्मली हमेशा वो क्या क्या होता है? जनरली वो पॉजिटिव ही होता है। ऐसा थोड़ी बोल देंगे -2 गुनी बड़ी है तो ये नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? -5 इंटू में v2, और -5 इंटू में v2, तो माइनस को एक समय के लिए नजरअंदाज करो तो क्या देखोगे? v1 5 गुनी ज्यादा है किससे? v2 से, 5 टाइम्स ज्यादा है। अच्छा, तो क्या बोले इनको? ये एंटी पैरेलल्स हैं। ये पैरेलल्स थे, ये एंटी पैरेलल्स हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? दे आर एंटी पैरेलल विथ ईच अदर। दे आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा, ये बात है। तो इसका मतलब डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट है। यस, डायरेक्शन क्या है? देयर डायरेक्शंस आर जस्ट ऑपोजिट। जस्ट ऑपोजिट मतलब 180 डिग्री। इनके दोनों के बीच का एंगल कितना को? 180 डिग्री। इनके बीच का एंगल 0 डिग्री। इनके बीच का एंगल 180 डिग्री, लेकिन दोनों में मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, और 0 डिग्री एंगल होगा यहाँ पर। तो ये तरीका है समझने का, कौन सा एंटी पैरेलल वेक्टर्स होगा, कौन सा वो होगा, है ना। मैं बार बार वेलोसिटी का एग्जांपल इसलिए बार बार ले रहा हूँ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वेक्टर से फैमिलियर नहीं है। खाली वेक्टर बोलता जाऊंगा तो आपका दिमाग खराब होगा, है ना। या भी अगर मैं कभी बोल भी दूं तो आप समझ लीजिएगा वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है ना। वेक्टर का मतलब यही होता है। फोर्स हो गया, उसको मैं बार बार वेक्टर बोलूंगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो ढेर सारी है ना, उनमें से कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है ना, ये चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ तो करें, क्या करें? इसके आगे का टॉपिक लेते हैं, है ना। इतना वेक्टर मैंने आपको बताया, इतना बहुत है। होते और भी हैं, बुक से आप पढ़िएगा। को इनिशियल वेक्टर, को प्लानर वेक्टर, पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है। जो काम का था मैंने आपको बता दिया, जो काम का था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब कुछ बातें लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें क्या हैं? कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातें हमारे पास क्या हैं कि स्टार मार्क के इंपॉर्टेंट पॉइंट उतारना है आपको कि इफ a vector rotate by 180 degree
180 डिग्री का मतलब 2 पाई एंगल। कितना एंगल? 2 पाई रेडियन एंगल। ये डिग्री में होगा तो वो रेडियन में होगा। देन वेक्टर कैन नॉट बी चेंज। देन वेक्टर कैन नॉट बी चेंज। कैन नॉट बी चेंज। क्या मतलब कह दिए सर आप? मैं ये कह रहा हूं अगर किसी वेक्टर को 180 डिग्री घुमा दिया जाता है, सॉरी 2 पाई एंगल, 2 पाई 360 डिग्री, बताओ 180 डिग्री लिखा मैं, है ना? 360 डिग्री अगर एंगल घुमा दिया जाता है तो वो वेक्टर कभी भी चेंज नहीं होता। क्योंकि वेक्टर चेंज होने का कारण क्या होगा? या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए। अगर हम ऐसा कुछ कर दें कि डायरेक्शन भी वही बना रहे और मैग्नीट्यूड भी वही बना रहे तो वेक्टर कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसा था पहले वैसा बाद में ही रहेगा, उसकी जायदाद तो उतनी रहेगी। तो मैंने कहा अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है भाई साहब, समथिंग ए वेक्टर, और मैंने इसको क्या घुमाना है? 360 डिग्री घुमाना है। अगर तुम 360 डिग्री किसी भी वेक्टर को घुमा दोगे, अगर तुम 360 डिग्री किसी भी वेक्टर को घुमा दोगे तो क्या होगा? फिर से वहीं आ जाओगे। क्या फिर से डायरेक्शन वही हो गया? क्या फिर से मैग्नीट्यूड वही हो गया? क्या इसका मतलब फिर से वेक्टर वही हो गया? यस सर, फिर से वेक्टर, मतलब वेक्टर चेंज नहीं हुआ, लेकिन हल्का सा एंगल कम रह जाता तो प्रॉब्लम थी। क्योंकि अगर हल्का सा एंगल कम हो जाता, ये पहले का डायरेक्शन था ए वेक्टर, हल्का सा एंगल कम हो गया, मैं थोड़ा सा ज्यादा एंगल दिखा रहा हूं समझाने के लिए, ये पहले ए वेक्टर था और हल्का सा एंगल कम हो गया तो डायरेक्शन चेंज हो गया। मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ घुमाने से, लेकिन तेरा डायरेक्शन चेंज हो गया। और अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो दोनों इक्वल नहीं रहे, क्योंकि इनका एक चीज मर चुका है, इनका एक चीज मर चुका है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन मर चुका है। इक्वल तभी बोलेंगे, सेम तभी बोलेंगे जब दोनों बरकरार रहेंगे। एक बरकरार रहा मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन तो तुमने डायरेक्शन का सत्यानाश कर दिया, है ना? तो ये चीज हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इफ वी डिस्प्लेस्ड क्या चीज? डिस्प्लेस्ड अ वेक्टर along the same direction, along the same line बोल दो, along the same line or in parallel direction, then vector cannot be changed. किसी भी वेक्टर को उसी लाइन पर डिस्प्लेस करने पर, शिफ्ट करने पर कभी भी वेक्टर चेंज नहीं हो सकता है। पता नहीं क्या बोले सर, समझते हैं, आओ देखो। मैंने कहा कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है ए वेक्टर, मेरे को भाई साहब ये जगह पसंद नहीं है, ये जगह पसंद नहीं है जहां बनाई है वेक्टर। मैं आगे बनाना चाहता हूं, मैं आगे बनाना चाहता हूं, मतलब इसी लाइन पे बनाना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा सा आगे बनाना चाहता हूं। अगर आगे बनाना चाहता हूं तो ये मैंने बना दिया, ये ए वेक्टर। क्या इसी वेक्टर को मैंने खिसकाया है तो क्या मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? नहीं। क्या इसी वेक्टर को उसी लाइन में खिसकाया है तो क्या डायरेक्शन भी चेंज हुआ? नहीं। तो अगर डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हुआ तो वेक्टर कहां चेंज हो गया? वेक्टर तो वही रहा ना। और अगर वेक्टर वही रहा तो हम इसको क्या बोलेंगे? वेक्टर चेंज नहीं हुआ। लेकिन
इस वेक्टर को अगर पैरेलल में भी शिफ्ट कर दिया जाए मेरे लाल बाल गोपाल, तो अभी भी वेक्टर वही रहेगा, अभी भी वेक्टर वही रहेगा। देखो पैरेलल में भी शिफ्ट कर दो, मतलब क्या सीखा ये कि किसी भी वेक्टर को पैरेलल में शिफ्ट कर दो, चाहे उसी लाइन पे आगे पीछे शिफ्ट कर दो, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। डायरेक्शन को छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि डायरेक्शन छेड़छाड़ करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक जायदाद तुम गड़बड़ कर दोगे, है ना, तो उसके जायदाद को नहीं छूना है, ठीक है, उसके दादी माँ की जायदाद को नहीं छूना है, उनके जायदाद को नहीं छूना है, उनकी सेवा करना है। सेवा करना है तो इस वेक्टर को आगे करना है, पैरेलल करना है, उनके डायरेक्शंस को नहीं छूना है, मैग्नीट्यूड को भी नहीं छूना है। दोनों नहीं छुओगे, बस उसको आगे पीछे सरकाओ, आगे पीछे, तो मैग्नेट तो हमारा वेक्टर वही रहेगा, वेक्टर चेंज नहीं होगा। आईटी में पूछा हुआ यही चीज। ओ ऐसे बनाता है आईटी वाला क्वेश्चन, बना देता है, हर लाइन से बनाता है ना। बुक के हर एक लाइन से अगर इंपॉर्टेंट जो आप छोड़ देते हो ना बुक में कि यार बकवास है क्या पढ़ेंगे, वहीं से क्वेश्चन बना देता है वो। चलो आगे बढ़ते। ये तो 2 बात हो गई, अब 3 बात। कितनी बात? 3 बात। तीसरी बात कि 2 वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं हम लोग। क्या चीज? 2 वेक्टर के बीच का एंगल हम कैसे पता करते हैं। चलो आओ देखते हैं 2 वेक्टर के बीच का एंगल। तो कहा क्या गया कि अगर आपके पास इफ यू हैव 2 वेक्टर्स, तो इनके बीच का एंगल कैसे निकालोगे, कैसे पता करोगे। सपोज आई हैव 2 वेक्टर्स, one is this and another is this, ये और ये टेल है। तो कहा यह गया कि अगर आपको भाई साहब 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो कोरोना पकड़ लेगा। कोरोना से बचना है तो मास्क लगाएं, ठीक। उसी तरीके से अगर 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो जो मैं बता रहा हूं गाइडलाइन, उस गाइडलाइन को यूज करें। क्या है गाइडलाइन? गाइडलाइन ये कहता है कि अगर 2 वेक्टर के बीच का एंगल आपको निकालना है तो हमेशा दोनों वेक्टर के टेल से टेल मिलाओ। क्या मिलाओ? टेल से टेल मिलाओ। गाना सुना था ना, ताल से ताल मिला, ठीक है। ताल से ताल कब मिलेगा? ताल से ताल मिलेगा तभी तो कुछ होगा। तो ताल से ताल मिलाओ भाई, तभी तो हम कुछ बता पाएंगे इनके बीच में। इनके बीच में रिलेशन निकालना है ना, तो इनके बीच में रिलेशन निकालना है तो पहले ताल से ताल मिलाओ। इनका जो ताल है, इनका ताल ये है, इनका ताल ये है, टेल टू टेल मिला दो भाई साहब। तो ये जो स्मॉलर वन तुम्हें दिख रहा है, छोटा वाला, ये छोटा वाला तुम्हारा क्या कहलाएगा? एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स कहलाएगा। तो वही गाइडलाइन क्या है? गाइडलाइन आपका ये है कि इफ वी कोइंसाइड टेल टू टेल, अगर टेल से टेल नहीं भी मिल रहा है तो उसको मिलाना है, और ऐसा नहीं जबरदस्ती मिला देना है, नियम के थ्रू मिलाना है। इफ वी कोइंसाइड टेल टू टेल ऑफ 2 वेक्टर्स then smaller one is the angle between two भाई साहब, एंगल बिटवीन 2। जैसे मैंने बोला एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इस तरीके से बना हुआ है बुकों में, मान लो ऐसा। और ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये आपको दे रखा है इस तरीके से 30 डिग्री। 30 डिग्री होगा ये 120 डिग्री, 120 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द एंगल बिटवीन देम। तो मैंने इसको देखा, इसने भी मुझे देखा, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा कि भाई साहब
ए वेक्टर का टेल, सॉरी, ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर के टेल से कोइंसाइड है। ध्यान से देखो, ये बी वेक्टर का टेल है, ये ए वेक्टर का हेड है, ये एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं। लेकिन गाइडलाइन हमारा कहता है, गाइडलाइन कहता है कि दो वेक्टर का टेल से टेल मिलाना है, और अगर दो वेक्टर का टेल से टेल मिलाना है तो क्या करेंगे, बी वेक्टर मिलाओ टेल से टेल। इसको क्या करना है, इसी लाइन पे हम आगे खिसका सकते हैं। अभी पढ़ के आए हम कि इफ वी डिस्प्लेस्ड अ वेक्टर अलोंग द सेम लाइन देन वेक्टर कैन नॉट बी चेंज। तो वेक्टर थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, सेम लाइन पे आगे खिसका दो। जब आगे खिसका दोगे मेरे लाल, ये बी वेक्टर बन जाएगा, और ये हमको दे रखा था 120 डिग्री, लेकिन 120 डिग्री इज नॉट माई एंगल। 120, समझ रहे हो बात, कि 120 डिग्री इज नॉट माई एंगल, और 120 डिग्री इज नॉट माई एंगल। वाई इट इज, क्यों हमारा ये एंगल नहीं है? क्योंकि गाइडलाइन कहता है कि टेल से टेल जब मिलेगा तो छोटा वाला जो बनेगा वो एंगल होगा। तो ये टेल से टेल नहीं मिल रहा था, इसलिए 120 इज नॉट माई एंगल। तो हमारा एंगल क्या होगा? व्हाट विल बी द माई एंगल? दिस क्या है? ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन। ये 180 डिग्री बचपन में पढ़ा था, ये 120 डिग्री, तो ये कितना बचा? 60। आंसर समझ गए बात? तो ये एंगल हुआ 60 डिग्री। सब बातें ध्यान रखेंगे आप, ठीक है? अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, और कि मैं कहता हूं, मैं अगर कहूं कि ए वेक्टर ऐसे, ए वेक्टर ऐसे, दो वेक्टर है हमारे पास, क्या मानूं मैं? इसे बोल देता हूं पी वेक्टर, इसे बोल देता हूं क्यू वेक्टर। ये आपका है 50 डिग्री। क्या 50 डिग्री इज योर एंगल? चेक करते हैं। अभी तो मामला गड़बड़ है, गाइडलाइन के परे है, ये गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहा है ये दोनों वेक्टर्स। गाइडलाइन क्या कहता है? दो वेक्टर का टेल से टेल मिलना चाहिए भाई साहब, अगर एंगल निकालना है। मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या? तो मैंने क्या किया, इसके इस लाइन में आगे खिसका दिया, इसके इस लाइन में आगे खिसका दिया। जिस दिन इसको आगे खिसका दिया उस दिन मुझे समझ में आ गया कि ये तो पी वेक्टर बना और ये क्यू वेक्टर बना, इनके बीच का एंगल ये देखो ऐसे ऐसे था, ये ऐसे ऐसे था, ये तुमको दे रखा था 50 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो टेल से टेल मिल गया, और अगर टेल से टेल मिल गया तो एंगल बिटवीन देम क्या हो गया? 50 डिग्री। बड़ा वाला एंगल नहीं चुनेंगे, हमेशा स्मॉलर वन। क्या लिखा हुआ है? स्मॉलर वन। क्योंकि कोई लड़का कहेगा नहीं सर ये वाला भी तो एंगल होगा इनके बीच का, टेल से टेल मिल रहा है। तो बड़ा नहीं लेना, मैंने पहले ही लिखा है स्मॉलर वन। दिस इज द गाइडलाइन, इसको पालन करना है। क्या करना है? पालन। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं बात को, और कुछ इंपॉर्टेंट बात, और सब प्रॉपर्टी चल रही है, ये सब चल रही है इसी तरीके से लाइन बाय लाइन। ये हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, वेक्टर्स को, मतलब फिजिक्स पढ़ने की हम लैंग्वेज सीख रहे हैं। व्हाट इज दिस? वेक्टर एनालिसिस व्हाट? दिस इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। दिस इज नॉट अ सिंगल चैप्टर ओनली। दिस इज नॉट अ सिंगल चैप्टर ओनली, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ होल फिजिक्स। विदाउट वेक्टर आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। और क्लास के 11th के बच्चे क्या करेंगे? वेक्टर एक चैप्टर की तरह लेंगे, उसे छोड़ देंगे, अब भूल जाते हैं। ये भी देखो, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आगे जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो वहां भी वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, और उनको ये नहीं पता कि जब वो रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तब भी वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तब भी वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो वेक्टर मेरे लाल धीमा पढ़ो लेकिन सही पढ़ो, और दिमाग में रिटेन होना चाहिए, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हमारा अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एज अ रिजल्ट हमें जो भी क्वांटिटी मिलती है वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है। क्या बोला? कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में किसी नंबर का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमेशा रिजल्ट में जो भी क्वांटिटी मिलेगी वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है? तो ध्यान से अगर आप देखें, सिंपल सी बात ये कि मान लेते हैं कोई वेक्टर क्वांटिटी ए है, इसमें अगर मैं किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर देता हूं सपोज के, तो ये एक नया वेक्टर क्वांटिटी बन गया।
k इंटू ए वैक्टर एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी वैक्टर। k इंटू ए वैक्टर एक नया क्वांटिटी बन गया, लेकिन ये हमेशा क्या रहेगा, वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगा। ये बोला गया स्टेटमेंट में कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमेशा k इंटू ए वैक्टर एक नया क्वांटिटी मिलेगा, लेकिन वो जो क्वांटिटी बनेगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी ही बनेगा। ये बोला गया। कैसे, आओ देखते हैं। सपोज कि एक आदमी है, दौड़ रहा है रोड पर, वही एग्जाम्पल हमारा राम वाला। दिस इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज इक्वल टू v1 एंड v1 इज इक्वल टू कितना 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक बात है, और वो भी राइटवर्ड डायरेक्शन में। अब क्या हुआ, इसको पीछे से किसी डॉग ने दौड़ा लिया, और किसी डॉग ने अगर इसे पीछे से दौड़ा लिया तो क्या करेगा, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई 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 अपना क्या कर दो, अपना भाई साहब स्पीड को डबल कर दो, मतलब वेलोसिटी को क्या कर दो, डबल कर दो। तो मैं चिल्ला के कहूंगा वेलोसिटी डबल करो और तेजी से भागो और तेजी से भागो, क्योंकि तुम्हें पीछे से कुत्ता दौड़ा रहा है। तो अब अगर तुम ध्यान से देखो तो इसने क्या किया, इसने अपने स्पीड को क्या कर दिया, डबल कर दिया। अपने इसकी स्पीड को क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो ये अपने वेलोसिटी को क्या कर दिया, डबल कर दिया, मतलब 2 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड एंड दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। मेरे को ये बताओ, जब उसने अपनी रफ्तार को 2 गुना किया तो क्या वो रफ्तार ही था ना। वेलोसिटी पहले 10 मीटर पर सेकेंड थी, बाद में वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हुई। बस हुआ क्या, मैंने नंबर का मल्टीप्लाई करा दिया, मैंने 2 टाइम्स करा दिया उसके वेलोसिटी को, क्योंकि उसके पीछे कौन दौड़ रहा था, उसके पीछे कोई दौड़ रहा था। अब जरूरी नहीं कि कुत्ता ही दौड़े, कुछ भी हो सकता है। मैंने एक एग्जांपल से समझाया आपको कि अगर वेलोसिटी को दुगनी कर दोगे, मतलब 2 टाइम्स कर दोगे, तो वेलोसिटी ही रहेगी। वेलोसिटी को 2 टाइम्स करने पर मास नहीं बन जाएगा। समझ रहे बात। तो ये हुई कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलता है, हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलता है। और ये नंबर इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। ये नंबर क्या हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव। अगर पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर, सपोज मैंने कितने का मल्टीप्लाई किया, 2 का मल्टीप्लाई किया, मैंने कितने का मल्टीप्लाई किया, 2 का। और अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी वेक्टर इज इक्वल टू समथिंग 2 इंटू ए वेक्टर। अगर किसी दिन मैंने -2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू ए वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू बी वेक्टर। दोनों को समझिए, दोनों का मतलब क्या है ना। अगर आप पॉजिटिव कांस्टेंट या पॉजिटिव वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू का मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू ए वेक्टर। क्या मतलब इसका, कि बी वेक्टर और ए वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, बी वेक्टर और ए वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, और जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा ए वेक्टर के। लेकिन अगर अभी ध्यान से देखें, -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 के मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे कि बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा ए वेक्टर के जस्ट ऑपोजिट होगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 2 टाइम्स होगा ए वेक्टर के। ठीक, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू का पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है ना। इफ यू मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर देन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सेम, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। लेकिन इफ यू मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर देन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ऑपोजिट टू ईच अदर, दोनों डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। बस इसका मतलब ये है ना। अगर इतनी भी बात समझ में आएगी कि बी वेक्टर बराबर के इंटू ए वेक्टर, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वो वेक्टर क्वांटिटी रहता है, तो दैट्स इट, है ना। इतना काफी है। उसके बाद ये समय के साथ ये समझ में आ जाएगा आपको, वैसे भी समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगली बात ये है कि अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में हम किसी स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में, ये किसी भी वेक्टर क्वांटिटी मतलब मान लेते हैं कोई हमारा वेक्टर क्वांटिटी ए है, इसमें मैंने क्या कर दिया, किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर दिया, और वो स्केलर क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो स्केलर क्वांटिटी। तो मैं उस स्केलर को बोल देता हूँ समथिंग सी बोल दूं, अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, ये के है, इसको मैं क्या लिखूं, है ना, इसको मैं क्या लिखूं, इसको चलो एस लिख देता हूँ। स्केलर का मल्टीप्लाई करता हूं तो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, ये भी वही बोलता है, दोनों वही बोलते हैं। ये भी कहता है किसी वेक्टर में अगर नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, और ये भी कहता है किसी वेक्टर में अगर स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई कर दोगे, स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमेशा
एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा दोनों में। लेकिन दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर ये है कि ये जो नंबर था, ये जो था ये नंबर था, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, लेकिन इसका यूनिट होता है। स्केलर क्वांटिटी का यूनिट होता है। जैसे स्केलर क्वांटिटी क्या हो गया? टाइम हो गया, यूनिट है। मास हो गया, यूनिट है। डिस्टेंस हो गया, यूनिट है। ऐसे कई टाइप्स होंगे, सबका यूनिट होगा, सबका क्या होगा? यूनिट होगा। तो ध्यान से देखें तो यहां पर जब हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में किसी स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी बदल जाएंगे। ओ माय गॉड, फिर से सुनना, जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी में किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता तो वेक्टर क्वांटिटी ही है एज अ रिजल्ट, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी आपकी बदल जाती है। यहां पर फिजिकल क्वांटिटी नहीं बदलेगी, यहां पे दोनों की फिजिकल क्वांटिटी वही रहेगी। ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी ही रहेगा, ये फोर्स है तो ये भी फोर्स ही रहेगा अगर नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। बस फर्क इतना हो जाए कि 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, आधा हो गया, 4 गुना हो गया, 4th टाइम हो गया। यहां क्या है? यहां पे थोड़ा चक्कर दूसरा है, यहां पे स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो स्केलर क्वांटिटी के जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे किसी वेक्टर क्वांटिटी में, बनेगा तो एज अ रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी बदल जाएगी। मतलब अगर मैं ये कहूं, आपने पढ़ा होगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। क्या पढ़ा है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब सोचो इस बारे में, ये जो मैं बोल रहा हूं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी। मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अब अगर मैं कहूं कि फोर्स को भाई साहब आप एफ से दिखाइए तो मैं दिखा दूंगा एफ से, ये एफ हो गया। मास को एम से दिखाइए तो एम से दिखा दूंगा, और एक्सेलरेशन को ऑब्वियसली ए से दिखाया जाता है। ये एक्सेलरेशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है, वो मैंने एक सिंबल ले लिया। अब अगर आप ध्यान से देखें एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए में ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो मेरे को ये बताओ अगर इस वेक्टर क्वांटिटी में जब मैंने मास का मल्टीप्लाई किया तो क्या दूसरा वेक्टर क्वांटिटी बना? यस, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी बदल गई, फिजिकल क्वांटिटी वही नहीं रही। एक्सेलरेशन है, इसमें मास का मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स बन गया, मतलब एक्सेलरेशन है, मास का मल्टीप्लाई किया कि फोर्स बन गया, मतलब फिजिकल क्वांटिटी बदल गई। फोर्स तो अलग फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी। एक बात और, जब नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का यूनिट सेम रहेगा, क्योंकि सिर्फ तो नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। नंबर तो नंबर विदाउट यूनिट होता है ये, तो सिर्फ नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों का यूनिट सेम रहेगा, लेकिन यहां पर यूनिट दोनों का सेम नहीं रहता है, क्योंकि जिस क्वांटिटी का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका खुद का यूनिट है, तो वो भी तो मल्टीप्लाई होगा। मतलब कहने का ये कि इसका यूनिट होता है एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास का कितना होता है? केजी होता है। तो फोर्स का कितना होगा? फोर्स का होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं न्यूटन। क्या बोला? न्यूटन। ठीक है, ये चीज हो गई। अब बातों को आगे बढ़ाते हैं और अपनी बात को यहां पर हम कंक्लूड करते हैं, है ना। लास्ट पॉइंट, रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोला? रिजल्टेंट वेक्टर। चलिए देखते हैं रिजल्टेंट वेक्टर क्या है। रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में देखते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिजल्टेंट वेक्टर। सबसे पहली बात, नाम से ही पता चल रहा है, थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करें। मैंने लिखा रिजल्टेंट वेक्टर, तो आप ये सोच के देखिए रिजल्ट हमेशा किसका निकलता है? दो का या दो से अधिक चीजों का। ये दिमाग में रखना है कि जब कभी भी हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमेशा दो या दो से अधिक चीज का निकालेंगे। जैसे आप क्या निकाल पढ़ते आए हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते आए हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, मतलब टोटल रेजिस्टेंस, है ना। तो जब आप निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो अगर एक कंडक्टर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस ही क्या क्या है?
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कब बनेगा, कब बनेगा भाई टोटल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, जब दो या दो से अधिक चीजें हो, ज्यादा चीज हो। तो उसी तरीके से यहां पे भी है ना, टिप्स पे रखिए, दिमाग में डालिए इस चीज को, मैं कहना चाह रहा हूं कि रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा दो या दो से अधिक चीज का ही निकलता है ना। एक वेक्टर का एक ही वेक्टर, उसका क्या रिजल्टेंट आएगा, वो जो एक वेक्टर है वही आपका रिजल्टेंट। तो इसका मतलब मैं यहां पे अब दो या दो से अधिक वेक्टर्स की बात करूंगा, दो या दो से अधिक वेक्टर्स की बात करूंगा। तो क्या होता है रिजल्टेंट वेक्टर? रिजल्टेंट का मतलब टोटल भाई, कि टोटल वेक्टर कितना है। जैसे सिंपल सी बात, मैंने आपसे ये कहा कि एक बॉडी है, आप ये समझते हैं, थोड़ा सा आप इस बात को समझते हैं, देखते हैं कि अगर एक बॉडी है, इस पर लगा 10 न्यूटन और इसी डायरेक्शन में किसी दूसरे आदमी ने लगाया 2 न्यूटन। एक आदमी ने फोर्स लगाया 10 न्यूटन और उसी डायरेक्शन में एक आदमी ने लगा दिया 2 न्यूटन। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना लगा? तो नेट फोर्स बोलेंगे सर राइट वर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा है, और दोनों लग रहा है, तो नेट फोर्स राइट वर्ड डायरेक्शन में ही होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 10 + 2 = 12 न्यूटन इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। क्या मतलब है नेट का? नेट का मतलब रिजल्टेंट फोर्स, टोटल फोर्स। दो आदमी ने इस बॉडी पे अलग अलग फोर्स लगाया सेम डायरेक्शन में, एक ने 10 लगाया, एक ने 2 लगाया। मैंने कहा बताओ नेट फोर्स कितना, तो आपने कहा 12 न्यूटन। मैंने कहा बताओ रिजल्टेंट कितना, तो वही 12 न्यूटन। मैंने कहा बताओ टोटल कितना, वही 12 न्यूटन। एक ही के नाम। मैं बार बार ऐसे बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस में यूज होते हैं ये बात, तो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि टोटल पूछ रहा है तब भी वही पूछ रहा है, इक्विवेलेंट पूछ दे तब भी वही पूछ रहा है, नेट पूछ दे तब भी वही पूछ रहा है, रिजल्टेंट पूछ दे तब भी वही पूछ दे रहा है, और यहां तक कि इफेक्टिव फोर्स पूछ दे तब भी यही पूछ रहा है। सभी नाम लिख दूंगा मैं भी। लेकिन अगर आपसे ये कहे, कि एक बॉडी है, इस पर फोर्स लगा इधर 15 न्यूटन और इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा 8 न्यूटन, तो अब बताओ ये किधर जाएगा? जाएगा तो उधर ही जहां जिधर ज्यादा फोर्स होगा। तो ऑब्वियस सी बात है राइट साइड में जाएगा, क्योंकि राइट साइड में 15 न्यूटन फोर्स है, ऑपोजिट में 8 न्यूटन फोर्स है। तो भाई साहब ये जाएगा राइट वर्ड डायरेक्शन में, मतलब नेट फोर्स किधर होगा? राइट वर्ड डायरेक्शन में। और जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो आपका दिमाग सही पढ़ रहा है, आपका दिमाग सही काम कर रहा है कि दोनों घट जाएंगे, और जब घट जाएंगे तो कितना? 15 - 8 = 7 न्यूटन। 15 - 8 = 7 न्यूटन। व्हाट इज दिस? दिस इज द रिजल्टेंट। यही रिजल्टेंट है। यही क्या है? रिजल्टेंट है। ये तो 2 का मैंने निकाला, इसी तरीके से आप 3 का निकाल सकते हैं, इसी तरीके से आप 4 का निकाल सकते हैं, 10 का निकाल सकते हैं, 15 का निकाल सकते हैं। तो रिजल्टेंट का मतलब क्या है? सोचना ध्यान से। अगर मैंने जो 2 आदमी को बुलाया था, एक ने 10 न्यूटन लगाया, एक ने 2 न्यूटन लगाया, तो 12 न्यूटन से चलने लगा, तो मैं किसी एक ऐसे ही आदमी को बुलाता जो सिर्फ 12 न्यूटन लगाता, क्या यह तब भी चलता? तो आंसर है यस। कि अगर मैं 10 ना लगाकर, 2 ना लगाकर, मैं सीधा अगर 12 लगाता, तब भी वही इफेक्ट प्रोड्यूस होता जैसा कि ये दोनों मिलकर एक साथ कर रहे हैं। तो दैट अकेला फोर्स जो 12 न्यूटन डायरेक्ट लगाया जा रहा है इज बेसिकली नोन एज रिजल्टेंट फोर्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक आदमी ने 10 न्यूटन लगाया, दूसरे आदमी ने 2 न्यूटन लगाया, तब जाके 12 न्यूटन लगा। मैंने कहा भाई एक ऐसे आदमी को पकड़ के लेके आओ जो वही उतना ही फोर्स लगाता है जितना ये दोनों मिलकर एक साथ लगाते हैं, तो वो जो फोर्स लगाएगा 12 न्यूटन, तो 12 न्यूटन इज व्हाट? रिजल्टेंट नेट फोर्स। मतलब जो काम ये दोनों मिलकर एक साथ कर रहे हैं, जो इफेक्ट ये दोनों मिलकर एक साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अकेला आदमी अकेले कर डालेगा, मतलब वो 12 न्यूटन सीधा लगा डालेगा। ठीक है, दैट इज बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर। इसी तरीके से यहां भी एक आदमी 15 न्यूटन इधर, 8 न्यूटन इधर, कितना लगा नेट फोर्स? 7 न्यूटन। तो भाई साहब मैंने कहा एक ऐसे आदमी को पकड़ के लेके आओ जो 7 न्यूटन लगाए सीधा सीधा, है ना। इस आदमी के पास सिर्फ 15 न्यूटन की ताकत है, 15 न्यूटन लगा सकता है, न कम न ज्यादा। ये आदमी के पास 8 न्यूटन लगा सकता है, न कम न ज्यादा। तो हमें चाहिए 7 न्यूटन, तो मैं क्या करूंगा भैया? अपोजिट में लगा दो, 7 न्यूटन मिल जाएगा। लेकिन फिर हमने दिमाग लगाया कि भाई साहब एक ऐसे आदमी को पकड़ के लेके आओ जो 7 न्यूटन लगा सके, तो वो जो लगा रहा है इन दोनों का रिजल्ट ही तो लगा रहा है, और आदमी भी एक जी जी, दैट इज बेसिकली रिजल्टेंट। तो इसका डेफिनेशन क्या बना?
इसका डेफिनेशन सिंपल सा है, बुकों में लिखा होता है, अब आपको समझ में आ जाएगा कि डेफिनेशन इसका क्या है। द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स इज अ सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूस सेम इफेक्ट as it produced by two or more than two vectors simultaneously। oh my god, क्या बोला, फिर से बोलिए सर। मैंने कहा कि किसी भी दो या दो से अधिक वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर, पहले बात तो ये मेक श्योर कि ये आपके दिमाग में होना चाहिए, रिजल्टेंट वेक्टर दो या दो से अधिक वेक्टर्स का ही हो सकता है, एक का नहीं होगा, या तो दो का होगा या तो दो से अधिक का होगा, तीन का होगा, चार का होगा, 10 का होगा, 15 का होगा, ये बात। तो मैंने क्या बोला, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स इज अ सिंगल वेक्टर, सिंगल वेक्टर होगा ना, विच प्रोड्यूस सेम इफेक्ट एज इट प्रोड्यूस्ड बाय टू और मोर देन टू वेक्टर्स साइमल्टेनियसली। मतलब दो या दो से अधिक वेक्टर जो एक साथ मिलकर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो इफेक्ट अगर एक सिंगल वेक्टर एक बार में ही प्रोड्यूस कर दे वैसा ही इफेक्ट, तो दैट वेक्टर, दैट सिंगल वेक्टर इज बेसिकली नोन एज रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स। उन दो या दो से अधिक वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। दैट्स इट, मतलब टोटल की बात कर रहा हूं मैं। जैसे मैंने बोला कि दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, सीरीज में लगाओगे है ना, या दो बल्ब सीरीज में लगाओगे, कितने कितने वॉट की, एक बल्ब है आपका ये, सॉरी एक बल्ब आपका ये है और एक बल्ब आपका ये है, ये भी 10 वॉट, ये भी 10 वॉट, दोनों 10 वॉट की हैं, है ना। इसको सर्किट में लगाया है या कमरे में लगाया है, ऐसे समझ सकते हो। 100 वॉट की, नॉर्मली 100 वॉट ही होती है, 100 वॉट की बल्ब तुम्हारे घर में लगी है, तब तुम्हारे घर में उजाला मस्त होता है। एक उस कोने में बल्ब, एक इस कोने में बल्ब, 100 वॉट की। अब बच्चा बड़ा हुआ उस घर में, कहा फिजिक्स पढ़ा, कहा पापा ये बल्ब क्यों लगाए हैं, तो पापा ने बोला 100 वॉट की, एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी देता है, वॉट का मतलब यही होता है, मतलब 100 वॉट पावर देता है, और ये वाला बल्ब भी 100 वॉट पावर देता है। तो बच्चे ने कहा टोटल पावर कितना देता है पापा, तो पापा ने बोला कि 200 वॉट देता है। तो उस बच्चे ने कहा कि अगर 200 वॉट ही चाहिए तो एक बल्ब लाओ जो वही पावर देता हो, जो वही वोल्टेज खाता हो, जो वही करंट खाता हो, जो वही बिजली का बिल देता हो, मतलब सब कुछ जो इफेक्ट ये दोनों बल्ब मिलकर जो घर में लगा है एक साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना ये बिजली के बिल खाते हैं दोनों मिलकर, जितना ये करंट लेते हैं, जितना ये वोल्टेज खाते हैं, जितना ये पावर खाते हैं, तो एक ऐसा बल्ब खोज के लाओ जो वही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा हो, वही पावर खा रहा हो, वही वोल्टेज खा रहा हो, वही करंट खा रहा हो, जो दोनों मिलकर एक साथ करते हैं। देन दैट बल्ब, अकेला बल्ब इज बेसिकली नोन एज रिजल्टेंट ऑफ दैट टू बल्ब जो कि लगा हुआ है तुम्हारे घर में। दिस इज बेसिकली रिजल्टेंट, ये होता है रिजल्ट, मतलब टोटल भाई, टोटल समझो बात को। इफेक्टिव 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 पावर बोलेंगे उसको, या टोटल पावर बोलेंगे उसको, या रिजल्टेंट पावर बोलेंगे, या नेट पावर बोलेंगे, सबका एक ही बात है। समझ गए बात? ये होता है रिजल्टेंट वेक्टर। किताबों में डेफिनेशन लिखा होगा, समझ जाना आप। ये जो किताब का ही भाषा में मैंने बोला है ना, और कोई दूसरा भाषा नहीं बोला, किताब का बुक में जो लिखा हुआ है मैंने सेम वही भाषा बोला, आपको समझाने की कोशिश किया कि रिजल्टेंट वेक्टर दो या दो से अधिक वेक्टर का क्या होता है। ठीक है, चलिए अब अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो अगले लेक्चर में बात करेंगे वेक्टर एडिशन की, कि दो वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर कैसे पाते हैं हम, कैसे निकालते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।